प्यारे बच्चों, क्या बताएं, जब फ़ोन आ जाता है बच्चों तो ये वीडियो भी कट जाता है। चलो अब हम अगले पार्ट हमको बनाना पड़ रहा है। अब अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे माउथ तुम फेफ भाग दूसरा, फेफ भाग 2। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं जहाँ से हम लोग छोड़े थे। ठीक है, चलो ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ तो बच्चों, हम लोग यहाँ तक पढ़े थे। महत्वपूर्ण कथन में आखिरी वाला जो है, आखिरी पार्ट हम आपको समझा रहे थे, तभी जो है फ़ोन आ गया। अब फ़ोन आने के बाद बच्चों कट जाता है, क्या बताएं, इसीलिए दूसरी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे हम लोग इसमें पढ़े थे, राजनीतिक शक्ति बंदूक की नली से निकलती है, अर्थात जिसकी लाठी व उसकी भैंस, हमने कहा था। अर्थात जो व्यक्ति शक्तिशाली होता है उसके हर उद्देश्य पूर्ण हो जाते हैं, जो चाहे वो कर सकता है। ठीक है, अर्थात बंदूक के दम पर कोई कार्य कराया जा सकता है, यानी ताकत के दम पर हम कोई कार्य करा सकते हैं। वो इसीलिए उसने कहा है राजनीतिक शक्ति बंदूक की नली से निकलती है या बंदूक की नली से प्रवाहित होती है। अक्सर बच्चों ये प्रश्न जो है सामान्य ज्ञान में भी पूछा जाता है, 1 नंबर के प्रश्नों में खास करके, कि यह कथन किसका है। ठीक है बच्चों, चलिए। और इन्होंने दूसरा कहा है कि हिंसात्मक संघर्ष के बिना किसानों एवं मजदूरों को सत्ता में कोई स्थान नहीं मिलेगा। क्योंकि बच्चों जहाँ जो है गरीबों को वैसे भी कोई ध्यान नहीं देता, और गरीबों को अगर कोई चीज़ किसी अन्य से लेना है, खास करके उच्च वर्गों से, तो हिंसात्मक संघर्ष के बगैर मिल नहीं पाएगा, क्योंकि कोई चीज़ छोड़ना नहीं चाहता। हाँ, अंतिम हम आपको समझा रहे थे बच्चों छापामार युद्ध कला। उन्होंने कहा छापामार युद्ध कला एक ऐसा हथियार है जिसे एक प्रकार से देखा जाए तो कमज़ोर व्यक्ति या कमज़ोर वर्ग शक्तिशाली वर्ग के विरुद्ध प्रयोग करता है। कमज़ोर सेना ताकतवर सेना के विरुद्ध प्रयोग करती है, यानी जहाँ ऐसी अवस्था हो कि जहाँ अपनी दृष्टि से स्वयं की स्थिति कमज़ोर हो, शत्रु की सेना हमसे कई गुना ज़्यादा हो, यहाँ तक कि सैकड़ों गुना ज़्यादा हो, तो ऐसी स्थिति में जो है उससे निपटने का एक ही तरीका है छापामार युद्ध कला या गुरिल्ला युद्ध कला। बच्चों गुरिल्ला युद्ध कला, ठीक। तो गुरिल्ला युद्ध कला में होता क्या है कि छिटपुट छोटी छोटी सेनाओं द्वारा, चूँकि इसमें गति का महत्व जाता है, हालांकि इसको बाद में हम लोग बच्चों पढ़ेंगे, लेकिन यही चीज़ इन्होंने कहा है कि अगर बड़ी सेनाओं से अगर टकराना है तो गुरिल्ला युद्ध या छापामार युद्ध कला के अतिरिक्त कोई ऐसा हथियार नहीं है जो बड़ी सेनाओं से आपको विजय दिला दे। हाँ, इसमें समय लगता है, क्योंकि स्थिति इनकी वही होती है जैसे दीमक होते हैं ना, लकड़ी का कितना भी मोटा तना होता है, कितना भी होता है, अंत में उसमें लग कर उसको समाप्त कर देते हैं, तो वही स्थिति इनकी भी होती है। उसको धीरे धीरे कमज़ोर करिए, धीरे धीरे उनको क्या स्थिति होती है, एक प्रकार से उनकी शक्ति को छीनने वाली बात होती है। ठीक है, उनकी शक्ति को छीनना और अपनी शक्ति को बढ़ाना, अर्थात उनको कमज़ोर करना और अपने को बढ़ाना, ये एक प्रक्रिया लगी रहती है। और इसमें एक समय ऐसा आ जाता है कि जब हमको एहसास हो जाता है कि अब हम बराबर मुकाबला कर सकते हैं, तो वहीं पर फाइनल अटैक करके सत्ता पर अधिकार कर लिया जाता है। ठीक है, तो छापामार युद्ध कला एक ऐसा हथियार है जिसे अस्त्र शस्त्र एवं सैन्य उपकरणों की दृष्टि से कमजोर राष्ट्र अपने से शक्तिशाली राष्ट्रों के विरुद्ध प्रयोग करता है। ठीक है, चलिए अब छापामार युद्ध कला या गुरिल्ला युद्ध कला की स्ट्रैटेजी और समरतंत्र क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ते हैं। गुरिल्ला कार्रवाई की स्ट्रैटेजी व समरतंत्र एक दूसरे से लगभग मिले जुले होते हैं, जिन्हें एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता। ठीक है, जैसे इसमें है क्या, पहला नंबर पहल करना, अर्थात कोई भी कार्रवाई करिए, किसी पे आक्रमण करना है तो पहले आक्रमण कीजिए। सतर्क रहना, हर समय चौकन्ने रहना है, क्योंकि हमारी मुट्ठी भर सेना होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती। ऐसा न हो कि शत्रु की अपार सेना आकर हम सबको समाप्त कर दे, इसलिए हर समय सतर्कता, और कोई भी आक्रमण करना हो तो पहले कीजिए और सतर्क रहिए। प्रतिरक्षा में रहते हुए सफलतापूर्वक शत्रु पर समरतांत्रिक हमला, अर्थात पहली इसमें ज़रूरत की चीज़ क्या है, आक्रमण से ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने आप को सुरक्षित रखा जाए, क्योंकि अगर आक्रमण में अगर हम ज़्यादा ध्यान दिए तो शत्रुओं की संख्या इतनी ज़्यादा होती है, इतनी बड़ी सेना होती है कि वो हमें समाप्त कर देंगे। इसलिए प्रतिरक्षा का इसमें यानी रक्षा का विशेष महत्व है। अपने आप को सुरक्षित रखते हुए सतर्कतापूर्वक
समरतांत्रिक हमला करना है, क्योंकि हमला जो है करने के बाद तुरंत भागना भी रहता है। इसमें मारो और भागो की रणनीति गुरिल्ला युद्ध कला की नीति है, सब लोगों को मालूम है। आगे क्या है, समरतांत्रिक दृष्टिकोण से लाभदायक स्थलों पर अपने आधार स्थापित करना। कहने का मतलब जो भी स्थान हमारे लिए लाभदायक हो उन पर हमको अधिकार करके वहाँ पर अपना बेस बना लेना चाहिए। अर्थात जहाँ से हमको लगे कि हम यहाँ से शत्रु पर बराबर दृष्टि रख पाएंगे, शत्रु पर बराबर यहाँ से हम कार्रवाई कर पाएंगे और यहाँ पर हम सुरक्षित रहेंगे, ये भी है। ठीक है, प्रमुख चीज़ सुरक्षा होती है, यहाँ पे हम सुरक्षित रहेंगे। तो वहीं पर अपने आधार स्थापित करना चाहिए। ठीक है बच्चों, इन्होंने जो है इसके लिए देखा जाए तो इन्होंने ग्रामीणों में खास करके एक प्रकार से इन्होंने कहा है कि गांव में गुरिल्ला वैसी तरह रहते हैं, गुरिल्ला सैनिक जैसे तालाब में मछलियां रहती हैं। ठीक है, तालाब से मछलियां तालाब के बगैर नहीं रह सकती, इसी तरह गुरिल्ला जो है बगैर नागरिकों के सहयोग के इनका भी अस्तित्व समाप्त हो सकता है, ये भी इनका कोई अस्तित्व नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या करना है। आक्रमण व प्रतिरक्षा में स्पष्ट संबंध होता है। संबंध होना अर्थात आक्रामक स्थिति अपनाते हुए भी अपने आप को रक्षात्मक बनाना चाहिए, क्योंकि सुरक्षा ही रक्षा ही इसमें महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर हम ही समाप्त हो जाएंगे तो हमारी संख्या कितनी है। आगे गतिशील क्रियाओं को विकसित करना, जो भी कार्रवाई हो तेजी से हो, क्योंकि तेजी से मारना और तेजी से भागना, ऐसी गति उनकी गति उतनी होनी चाहिए गुरिल्लों की कि उनके मुकाबले शत्रुओं की गति जो है ना हो। क्योंकि अगर शत्रु जो है खदेड़ कर अगर पकड़ लिए तो समाप्त कर देंगे, ये कन्फर्म है। इसलिए गति शत्रु के मुकाबले जो है ज़्यादा होनी चाहिए और क्रियाएं जो है वो इतनी तेजी से कार्य कीजिए और इतनी तेजी से भागिए। ठीक है बच्चों, कहने का मतलब तेजी से कार्रवाई, एक प्रकार से तुरंत आक्रमण कीजिए, अपना कार्य कीजिए और तुरंत भागिए। ठीक है, आगे है सही कमांड और नेतृत्व कुशलता। बच्चों, जहां मुट्ठी भर सेना हो और समुद्र जैसी सेना से टकराना हो, अगर कमांड में थोड़ी सी गड़बड़ी हुई तो सभी सैनिकों की लाइफ खतरे में पड़ सकती है। इसलिए कमांड और नेतृत्व कुशल व्यक्ति के ही हाथों में होना चाहिए। ठीक, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। माओ त्से तुंग की गुरिल्ला सामरिकी ये क्या कहती है, जब शत्रु आगे बढ़ता है तो हम पीछे हटते हैं, जब वह पीछे हटता है तो हम पीछा करते हैं, जब वह रुकता है तब हम तंग करते हैं, जब वह थकता है तब हम आक्रमण करते हैं। ये कैसी रणनीति है गुरिल्ला सामरिकी में। शत्रु आगे बढ़ता है तो हम पीछे हटते हैं, कहने का मतलब हम उससे खुलकर मुकाबला नहीं कर सकते, नहीं करना चाहते। जब वो पीछे हटता है तो हम पीछा करते हैं, इसलिए कि ताकि वो भी सुकून के साथ पीछे हटने ना पाए। जब रुकता है तो हम तंग करते हैं, रुक कर अगर सोचे कि हम आक्रमण करें, रुक कर सोचे कि हम आराम कर लें, हमारे सैनिक थोड़ी देर सो लें, ठीक है, तो हम उसको छिटपुट कार्रवाई करना शुरू कर दें, अर्थात नींद हराम कर देना है एक प्रकार से बच्चों। जब वह थक जाता है, यानी जब रुकता है, पीछा करता, आगे बढ़ता, पीछा करता, इसमें जब थक जाता है तो हम अटैक करते हैं, थके हुए सैनिकों पर अटैक। अर्थात ये वो स्थिति होती है जब शत्रु को न सुकून से जीने दीजिए, न मरने दीजिए, न वो ठीक से चल सकता है, न सो सकता है, न जाग सकता है, न ही ठीक से, अर्थात सतर्कता स्वयं के ज़्यादा भी उसको भी अपने लिए लगता है कि हमको भी सतर्क रहना है। कब गुरिल्ला सैनिक आक्रमण कर दे कोई निश्चित नहीं है, अर्थात एक युद्ध की अनिश्चितता एवं कार्यवाही की अनिश्चितता को बनाए रखना। ठीक है बच्चों, ये माओ त्से तुंग की गुरिल्ला सामरिकी है। अब देखिए गुरिल्ला कार्रवाई के 10 महत्वपूर्ण सिद्धांत जो माओ त्से तुंग ने दिया है, आप लोगों के पेपर में भी पूछा जाता है। इसमें क्या है, पहली बात, बिखरे तथा अलग थलग पड़े समूहों पर पहले आक्रमण करो, केंद्रीय समूहों पर बाद में। कहने का मतलब शत्रु के जो बिखरे हुए छोटे छोटे समूह जो सबसे केंद्र से अलग हों उन पर आक्रमण पहले किया जाए, और जहाँ पर शत्रु की अपनी संपूर्ण शक्ति को इकट्ठा कर रखा है, जहाँ पर इसने केंद्रीय व्यवस्था अपनी अपना रखी है, यानी संपूर्ण शक्ति को केंद्रित कर रखा है, वहाँ पर आक्रमण बाद में करना चाहिए। अब इसमें देखिए, छोटे एवं मध्यम
शहरों, कस्बों और गांवों पर पहले अधिकार, यानी कुछ क्षेत्र पर अधिकार। उन क्षेत्रों पर देखा जाए तो इसमें जो कुछ भी इन्होंने कहा है उन पर पहले आक्रमण करो और उन्हें अपने अधिकार में पहले ले लो जिन पर अधिकार करना आसान हो। ठीक है, जैसे अलग थलग जो समूह पड़े होंगे उनकी संख्या कम होगी, उनकी मदद के लिए कोई जा नहीं सकता, इसलिए उनको समाप्त करना आसान होगा, इसलिए पहले उनको समाप्त कीजिए। जब वही केंद्र में समूह में चले जाएंगे तो उनसे लड़ना संभव नहीं होगा। इसी तरह छोटे और मध्यम शहर, कस्बे और गांव जो होते हैं इनकी सुरक्षा की व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं होती, इसलिए इन्होंने कहा है कि पहले इन पे अधिकार कीजिए। उसके बाद बड़े शहरों की सुरक्षा चूँकि ज़्यादा रहती है, बड़े शहरों की सुरक्षा व्यवस्था ज़्यादा रहती है, तो पहले इन पे अधिकार करिए, यहाँ से अपनी कुछ संख्या बढ़ाइए, कुछ यहाँ से कुछ नए हथियार मिलते हैं, हथियार ग्रहण कीजिए, अपनी जब संख्या बढ़े, अपने नए नए हथियार हो जाएं, तो बड़े शहरों पर आक्रमण कीजिए जहाँ की सुरक्षा व्यवस्था ज़्यादा मजबूत होती है, ज़्यादा रखी जाती है। आगे इन्होंने क्या कहा है कि हमारा लक्ष्य शत्रु की प्रभावकारी शक्ति को बर्बाद करना है। ठीक है, शत्रु की प्रभावकारी शक्ति, शक्ति का मतलब जो उसकी ताकतवर स्थान हो, जहाँ से उनको शक्ति मिलती हो, चाहे बारूद भंडार हो, हथियार गोला बारूद के भंडार हो, अन्नागार हो, इन सबको बर्बाद करना। उसके बाद ही नगरों एवं स्थानों पर अधिकार करना, क्योंकि शत्रु की जब लड़ने की क्षमता समाप्त हो जाएगी तो ऐसे भी कमज़ोर हो जाएगा, तो नगरों और स्थानों पर अधिकार तो स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। यानी उसकी जब प्रतिरोध की क्षमता समाप्त हो जाएगी, सुरक्षात्मक या रक्षा करने की क्षमता समाप्त हो जाएगी, तो उसके बाद तो नगरों पर स्थान अधिकार जो है स्वयं ही हो जाएगा। एक निश्चित स्थल पर शत्रु को घेरने के लिए गुरिल्ला शक्ति को संकेंद्रित करके शत्रु को कुचलते रहने से धीरे धीरे उनकी शक्ति क्षीण होती है। ठीक है बच्चों, अर्थात अपना एक ऐसा बेस होना चाहिए, जहाँ से हम कोई ऐसी अपनी एक निश्चित अपना एक बेस हो, जहाँ से हम शत्रु को धीरे धीरे ऐसे स्थान पर आक्रमण करके कम करते हुए उनको जो है जब धीरे धीरे उनकी शक्ति को क्षीण करना चाहिए। ठीक है, अर्थात अपने आप को सुरक्षित रखते हुए ऐसे बेस पे स्थापित कर लेना चाहिए कि हम वहीं पे अपनी कार्रवाई करके उसको कमज़ोर करते रहें। और बिना तैयारी के युद्ध प्रारंभ मत करो, क्योंकि बिना तैयारी के युद्ध अगर प्रारंभ हुआ तो हमेशा के लिए नेस्तनाबूद कर दिए जाओगे। तथा ऐसा युद्ध भी मत लड़िए जिसमें विजय की कोई आशा ना हो, अर्थात मनोबल इतना अच्छा हो, विजय की संभावना दिख रही हो, तब युद्ध कीजिए। ऐसा ना हो कि ये रहे पता नहीं जीते कि हारे, अरे पहले कन्फर्म कर लीजिए कि हमको विजय मिलेगी। ये बात दूसरी है कि ना मिले, लेकिन कन्फर्म हो लीजिए, तब जो है युद्ध कीजिए। और उस युद्ध को मत लड़िए जिसमें उम्मीद ना हो कि आपको जीत मिलेगी। यही गलती बार बार बाद में मराठों ने किया, सिखों ने किया। ठीक है बच्चों, चलिए। और निरंतर त्याग व बलिदान हेतु तैयार रहो। हर भाई संख्या कम है तो बड़े सैनिकों से या बड़ी सेना से लड़ना है तो जी जान लगाकर लड़ना होगा। ऐसे में हर समय अगर आप डरते रहेंगे तो डरने वाले सैनिक कभी लड़ नहीं सकते। ठीक है, निरंतर त्याग व बलिदान हेतु तैयार रहो और कभी थकान व घबराहट को महसूस मत करो, अर्थात मनोबल के द्वारा अपने आप को हर समय ताकतवर बना के रखो। थकाई को भी अपने अंदर मत आने दो, क्योंकि अगर थकान महसूस किए तो वहीं पर आप कमज़ोर पड़ेंगे। घबराए युद्ध में, कार्रवाई के समय अगर घबराए तब भी लड़ने की क्षमता समाप्त हुई, क्योंकि घबराहट में भी मनोबल नीचा हो जाता है। और मनोबल पर ही जो है ये गुरिल्ला कार्रवाई अधिक निर्भर होती है बच्चों, क्योंकि एक सैनिक अपने से 10 गुना सैनिकों से लड़ता है, जो कि मनोबल के द्वारा ही संभव है। अब जब इन्होंने अगले में क्या कहा है, जब शत्रु चल फिर रहा हो तो उस पर आक्रमण करके उसे थकाने का प्रयास करिए।
भाई चल रहा है तो छिटपुट आक्रमण करेंगे तो दौड़ते आपके पीछे जाएगा, आप पीछे भागेंगे, फिर वो पीछा हटेगा, फिर आप उसको जो है पीछा करेंगे, फिर उस पर आक्रमण करेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या है, शत्रु आगे हटे पीछे हटे, बिल्कुल उसी तरह की कार्रवाई बच्चों जैसे जो है उसने किया था मोहम्मद गौरी ने आघात समर तंत्र के द्वारा 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज के विरुद्ध किया था। ठीक है, कहने का मतलब जब शत्रु चल रहा हो तो उस पर आक्रमण करिए, बिल्कुल उसी तरह की कार्रवाई जैसा जो है पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध जो है मोहम्मद गौरी ने किया था तराइन के द्वितीय संग्राम में। ठीक है बच्चों, क्योंकि वो भी जानता था कि हम राजपूतों से भिड़कर लड़ने की क्षमता नहीं रखते, राजपूत तलवार चलाने में कुशल हैं। उसी तरह बच्चों एक गुरिल्ला सैनिक भी किसी बड़ी सेना से भिड़कर लड़ने की क्षमता नहीं रखता। जहाँ लाखों की संख्या में सेना हो वहाँ 1000, 2000, 5000 सैनिक जो है भिड़कर लड़ पाएंगे नहीं। इसीलिए थकाने का प्रयास यानी थकाने की युद्ध कला इसमें अपनाना होगा। चलिए, कमजोर सुरक्षा व्यवस्था वाले स्थानों एवं शहरों पर सर्वप्रथम अधिकार करो, मजबूत सुरक्षा वाले स्थानों पर बाद में। बच्चों इसके बारे में पहले भी लिखा जा चुका है। शत्रु सैनिकों से छीनकर अपने हथियारों एवं गोला बारूद की आपूर्ति करो, अर्थात शत्रुओं से छीनकर उसका युद्ध स्वयं करो, उसके हथियारों और गोला बारूद का उन्हीं के विरुद्ध। ठीक है बच्चों, यही चीज़ है, अर्थात शत्रु के सैनिकों से छीनिए, हथियारों से अपने सैनिकों को दीजिए और अपने सैनिक जो है उन्हीं गोला बारूदों का प्रयोग शत्रु पर करेंगे। क्योंकि गुरिल्ला सैनिकों के पास बच्चों इतनी छोटी सी सेना, वो भी बहुत अमीर कहाँ होते हैं, वो शत्रुओं का ही छीन कर वो उन्हीं पर अटैक करते हैं, उन्हीं का भोजन छीने, उन्हीं का जो है हथियार छीने, ऐसी कार्रवाई ये लोग करते हैं। नहीं तो कहाँ ये कर ही नहीं पाएंगे। और 2 लड़ाइयों के बीच के समय का उपयोग पुनर्गठन प्रशिक्षण में लगाओ। यह समय इतना लंबा ना हो कि शत्रु को सांस लेने का अवसर मिल जाए। अगर 2 लड़ाइयों के बीच अर्थात एक युद्ध लड़े उसके बाद थोड़ा सा अगर मौका मिले तो अपनी सेना को एक बार पुनर्गठित कीजिए और जो है पुनर्गठित कीजिए और ट्रेनिंग दीजिए नई जो भी हो। और लेकिन ये इतना समय इसमें ना लगाइए कि शत्रु फिर से जो है संगठित हो जाए, यानी सांस लेने का भी अवसर उन्हें ना दो, नींद हराम कर दो उनकी। ठीक है, चलिए, इन्होंने माओ त्से तुंग ने गुरिल्ला कार्रवाई के जो 3 चरण बताए हैं बच्चों, उसके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। चलिए, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, इसीलिए हम जो है इसको यहीं पर समाप्त करके बाकी अगली चीज़ें जो हैं हम अगले वीडियो में हम बताते हैं। नहीं तो ऐसा करते हैं बच्चों, थोड़ा सा और इसको देख लेते हैं। ठीक है, चलिए, गुरिल्ला कार्रवाई की सफलता के 3 चरण। इसमें माओ त्से तुंग ने कौन कौन से चरण बताए हैं? माओ त्से तुंग ने गुरिल्ला कार्रवाई की सफलता को 3 चरणों का वर्णन किया है, जिसके प्रत्येक चरणों में अलग अलग कार्यों का उल्लेख किया है। अब इसमें प्रथम चरण जो स्ट्रैटेजिक प्रतिरक्षा का चरण होता है, एक प्रकार से क्या होती है, तैयारी की अवस्था होती है गुरिल्लों की, शुरुआती दौर जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, तैयारी की अवस्था होती है। इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है कि स्थानीय जनता का सहयोग प्राप्त किया जाता है। स्थानीय जनता के बीच में ही गुरिल्ला सैनिक उसी प्रकार होते हैं जैसे तालाब के बीच में, जल के बीच में मछलियां रहती हैं बच्चों। ये माओ त्से तुंग का प्रसिद्ध कथन है। ठीक है, अब देखिए, पहली बात जनता का सहयोग इसलिए प्राप्त किया जाता है बच्चों कि इसमें जो है जो सैनिक होते हैं गुरिल्ला, उनको सारी कार्रवाई सैनिक कार्रवाई पर ही उनका संपूर्ण ध्यान केंद्रित रहता है। और उनके लिए, क्योंकि उन्हीं के लिए वो लड़ते हैं, उन्हीं के आज़ादी के लिए, उन्हीं को सुविधाएं देने के लिए लोग लड़ते हैं, इसलिए संपूर्ण दायित्व, संपूर्ण भोजन, कपड़े, वस्त्र, मकान, सुरक्षा यानी रहने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, यहाँ तक कि ज़रूरत पड़ने पर हथियारों के लिए कुछ पैसा वगैरह, ये सब स्थानीय जनता ही इसकी व्यवस्था देखती है। यानी और आक्रमण के बाद छुपने का स्थान भी जनता ही मुहैया कराती है। अर्थात गाँव में, शहरों में ये गुरिल्ला सैनिक अलग अलग घरों में रहते हैं, आवश्यकता पड़ने पर ये एकत्रित होकर कार्रवाई करते हैं। और इसमें जो है जनता का भरपूर सहयोग होना आवश्यक है। बच्चों, गुरिल्ला सैनिक
जनता के बीच में ऐसे छुप जाते हैं और जनता उनको सहयोग देती है। यही जनता का सहयोग अगर ना हो तो जब सरकार के सैनिक या फिर जो है जो विरोधी सेना होती है उसको सैनिक जब गहरों शहरों में जाएं तो वही गुरिल्ला सैनिक